सत्ता की हर चार पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले। सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश ने आज सुरक्षा और तकनीकी दोनों मोर्चों पर एक अहम मील का पत्थर पार कर लिया है। आपको बता दें कि देश में आज एक रेल परीक्षण यहां पर किया गया और रेल से मिसाइल चलाने का परीक्षण यहां पर किया गया। तो सुरक्षा और तकनीकी दोनों मोर्चों पर एक अहम मील का पत्थर यहां पर देश ने पार किया है। अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल लॉन्चर से परीक्षण किया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीआरडीओ को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मिसाइल में रडार बचाव तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम नामक मध्यम दूरी की मिसाइल का सफल लॉन्च किया। ये मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और इसे विशेष रूप से रेलवे नेटवर्क का सहारा देते हुए तैयार किया जा रहा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफलता को सार्वजनिक करते हुए बताया कि यह एक अगली पीढ़ी की मिसाइल है जिसमें उन्नत नेविगेशन सिस्टम, रडार बचाव क्षमता और गतिशील तैनाती की शक्ति है। उन्होंने डीआरडीओ, रणनीतिक बल कमांड और सशस्त्र बलों को बधाई दी और कहा कि इस सफलता ने भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया है जिनके पास रेल प्रणाली से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। तो विश्लेषकों का मानना है कि इस टेस्ट ने देश की रक्षा क्षमताओं को एक नया आयाम दे दिया है। वहीं रेल आधारित लॉन्चर की खासियत यह है कि इसे देश के कठिन इलाकों तक पहुंचाया जा सकेगा और तेजी से तैनात भी किया जा सकेगा। हालांकि इस तकनीक के उपयोग और संचालन की चुनौतियां भी सामने होंगी, जैसे रेलवे सुरक्षा, लॉन्च संरचना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन। लेकिन आज की यह सफलता निश्चित ही हमारे रक्षा तंत्र की मजबूती और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। और बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब और तेज होने वाली हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है जिसमें साफ कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इस कदम से ये संकेत मिलता है कि चुनाव की आधिकारिक घोषणा 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकती है। आयोग ने सिर्फ प्रशासनिक तंत्र को नहीं बल्कि पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों को भी निर्देश भेजे हैं ताकि चुनावी मशीनरी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हो सके। साथ ही संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। अब राजनीतिक दलों ने इस पत्र को चुनावी बिगुल की पहली घंटी माना है और उम्मीदवारों के चयन, सीट बंटवारे और प्रचार रणनीति पर अब हर दल तेजी से काम शुरू कर चुका है। विश्लेषकों का कहना है कि इस पत्र ने बिहार की राजनीति को एक नया चरण दे दिया है और 6 अक्टूबर से पहले प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों का दौर तेज हो जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी नई रणनीतियां उभर कर सामने आती हैं और जनता किस दिशा का रुख लेती है। उधर लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शनों और नेपाल के हालिया आंदोलनों के संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान चर्चाओं में है। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदर्शन करने वालों को नसीहत दी है कि जिन्हें नेपाल जैसा मॉडल पसंद है वो वहां चले जाएं। दरअसल लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हाल ही में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। इसी संदर्भ में फडणवीस से जब राहुल गांधी की जेनजी विरोध वाली टिप्पणी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल की परिस्थितियां अलग हैं। फडणवीस ने कहा कि भारत के जेनजी युवा स्टार्टअप, आईटी, एआई जैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनके पास प्रदर्शन का समय नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय युवा आज दुनिया भर में इंजीनियरिंग और इनोवेशन के दम पर पहचाने जा रहे हैं। वो सड़कों पर नहीं, सिलिकॉन वैली में मिलते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अब हताश हो गए हैं और जेनजी से अपील कर रहे हैं, लेकिन भारत के युवा उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। नेपाल में कुछ दिन पहले हिंसक प्रदर्शन हुए थे जिसमें जेनजी की बड़ी भूमिका रही, जिसके चलते वहां के पीएम
ओली को इस्तीफा देना पड़ा। अब वहीं से प्रेरणा लेकर लद्दाख में भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फडणवीस का कहना है कि भारत का जेनजी अलग सोच रखता है और विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से शराब घोटाला चर्चाओं में है और इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने हलचल मचा दी है। आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने बुधवार को उन्हें फिर गिरफ्तार किया। बता दें कि चैतन्य पहले से ही इसी मामले में जुलाई से न्यायिक हिरासत में थे, जब उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस बार गिरफ्तारी के बाद उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 6 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार के समय का है। ईडी और राज्य की जांच एजेंसी का दावा है कि राज्य के अधिकारी, नेता और आबकारी विभाग के कुछ लोग मिलकर एक समानांतर शराब बिक्री सिस्टम चला रहे थे। इसमें शराब की बिक्री तो हो रही थी, लेकिन पैसा सरकारी खजाने में नहीं जा रहा था, जिससे राज्य को करीब 2161 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ईडी का आरोप है कि चैतन्य ने अकेले लगभग 1000 करोड़ रुपए की रकम को संभाला और घुमाया। हालांकि उनके वकील का कहना है कि गिरफ्तारी बिना किसी ठोस सबूत के की गई है और ये पूरी तरह दबाव की राजनीति है। खास बात यह है कि अभी तक चैतन्य का नाम किसी भी चार्जशीट में नहीं आया है, लेकिन एक अन्य आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। अब ये मामला आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है, इसकी पूरी आशंका जताई जा रही है। उधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को जल्द ही नया सरकारी बंगला मिलने वाला है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को गुरुवार को बताया कि केजरीवाल को 10 दिनों के अंदर उपायुक्त आवास अलॉट कर दिया जाएगा। ये जानकारी कोर्ट में खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि केजरीवाल को राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख होने के नाते सरकारी बंगला दिया जाए। याचिका में 31 जुलाई 2014 के उस ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है और उसे किसी अन्य पद के लिए पहले से कोई आवास नहीं मिला है तो उसे सरकारी बंगला देने का प्रावधान है। तो केंद्र सरकार ने 24 सितंबर को कोर्ट में हलफनामा दायर कर साफ किया कि इस नियम के तहत केजरीवाल को आवास दिया जाएगा और अब इस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। हालांकि केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकीलों राहुल मेहरा और प्रतीक चड्डा ने कोर्ट में कहा कि अब तक सभी राष्ट्रीय पार्टी प्रमुखों को टाइप 7 बंगला दिया गया है। ऐसे में टाइप 6 ऑफर करना न सिर्फ अनुचित है बल्कि भेदभाव जैसा लगता है। उन्होंने कोर्ट से स्पष्टता और निष्पक्षता की मांग भी की। कोर्ट ने मौखिक तौर पर कहा कि वो केंद्र से इस बयान को रिकॉर्ड पर लेकर आदेश पारित करेगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? केजरीवाल को सरकारी आवास मिलने का रास्ता साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर एक विवाद देखने को मिल रहा था और आम आदमी पार्टी ने इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो कि राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं तो संयोजक है, तो कहीं ना कहीं उनको एक सरकारी आवास मिलना चाहिए, जो कि अभी तक उन्हें नहीं मिला था। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हुई, जिसमें सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता ने ये जानकारी दी है जस्टिस सचिन दत्ता की अदालत में कि अब ये जो उनको जो है 10 दिन के अंदर आवास जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा विवाद इतने दिनों से चला रहा था वो अब कहीं ना कहीं सुलझता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो याचिका है, इस पूरे मामले की सुनवाई 18 सितंबर को जो हुई थी, सचिन दत्ता की पीठ ने आवास आवंटन में देरी पर जो है नाराजगी जाहिर करी थी और इसके बाद ये निर्णय अधिकारियों की मनमानी पर आधारित नहीं हो सकता, ये भी टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई थी। और यही कारण है कि इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई गई और कहीं ना कहीं सॉलिसिटर जनरल जो है उनकी तरफ से ये बयान निकल कर आया है कि उन्होंने जज के सामने ये बात रखी है, न्यायाधीश के सामने, कि 10 दिन के अंदर उनको सरकारी आवास दे दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे कि इस आवास को लेकर भी विवाद वो ये हो रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील ने ये पीठ को ये सूचित किया है कि 35 लोधी स्टेट स्थित टाइप यानी कि 8 बंगला को आवंटित करने का आपने प्रस्ताव दिया था, यानी कि टाइप 8 जो है उस टाइप का जो बंगला होता है उससे दिया जाना चाहिए। लेकिन 24 जुलाई को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो है पंकज चौधरी को वो आवंटित किया गया है, यानी कि जिसकी मांग आम आदमी पार्टी कर रही थी वो पहले से ही किसी और को दिया जा चुका है। तो अब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक विवाद देखने को मिल सकता है कि उनको जो आवास मिलेगा वो टाइप 7 का होगा कि टाइप 8 का होगा, किस प्रकार का होगा, और ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये मामला जो था ये सुलझता हुआ फिर भी नजर
आ रहा है, क्योंकि 10 दिन के अंदर उन्हें सरकारी आवास जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये जानकारी सॉलिसिटर जनरल ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचना में दी है। जी बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ तो मामला सुलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कई पेच अभी भी फंसे हुए नजर आते हैं। जैसा कि 10 दिनों में नया सरकारी बंगला यहां पर अरविंद केजरीवाल को देना है, साथ ही साथ टाइप 6 और टाइप 7 को लेकर जिस तरीके का विवाद था, क्योंकि कहा जा रहा था कि टाइप 6 नहीं बल्कि टाइप 7 की श्रेणी में अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो पार्टी के प्रमुख हैं और ऐसे में संयोजक होने के नाते उन्हें टाइप 7 का बंगला मिलना चाहिए। अगर टाइप सी का बंगला उन्हें दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया जा रहा था। अब ऐसे में यही देखने वाली बात होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 7 बंगला मिलता है, और मिलता है तो कब तक मिलता है, ये बड़ा सवाल यहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कोर्ट को सूचना में तो दे दी है न्यायाधीश को कि हम 10 दिन के अंदर मुहैया करा देंगे, लेकिन क्या 10 दिन के अंदर वाकई में उनको सरकारी आवास मिल जाता है या फिर इसमें देरी होती है? क्योंकि अगर इसमें देरी की जाती है तो फिर ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट का अवमानना ही माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने ये स्पष्टीकरण बिल्कुल कहा था कि उनको मिलना चाहिए और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि अधिकारियों की इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। और वैसे भी आम आदमी पार्टी की बात की जाए जो कि एक नेशनल पार्टी है, तो ऐसे में बंगला उनको सरकारी आवास मिलना चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी के वो संयोजक है, तो निश्चित तौर पर इसी लड़ाई को लेकर कानूनी लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी लंबे समय से लड़ती हुई नजर आ रही थी। अभी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अपने आम आदमी पार्टी के ही एक सांसद हैं, उनके आवास पे रहते हैं फिरोजा रोड पर। तो आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो अभी किसी और के आवास में रह रहे हैं, अपने पार्टी के सांसद के आवास में। तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने ये पूरा याचिका दायर करी थी ताकि उनको अपना एक बंगला सरकारी आवास मिल सके, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं, लोगों का उनसे मिलना जुलना होता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, तो इसे ऐसे में एक आवास होना जरूरी है। तो अब कहीं ना कहीं ये पूरा विवाद फिलहाल सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो दांव पेच दिख रहे हैं कि इस पर विवाद हो सकता है। ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये मामला सुलझ जाता है या फिर इसको लेकर भी कुछ आगे चल के विवाद देखने को मिलेगा। ये खैर 10 दिन के अंदर ही बिल्कुल स्पष्ट भी हो जाएगा। जी चलिए हिमांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास मिलने को लेकर जो मामला गरमाया हुआ था, अब वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। 10 दिन के अंदर उन्हें सरकारी आवास मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। टाइप 7 बंगला उन्हें मिल सकता है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक सांसद के आवास में रह रहे हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें बंगला मिलने की उम्मीद है। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवरात्रों की पावन बेला और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। ये योजना 23 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए तक है और उन्हें हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्रदेश की लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा और एक परिवार की जितनी भी महिलाएं पात्र हों सभी को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिए दीनदयाल लाडू लक्ष्मी ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे लाभार्थी आसानी से आवेदन कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये योजना विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के 217 संकल्पों में से 42वां है और इस साल के अंत तक कुल 90 संकल्प पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को और 8वें पोषण माह की शुरुआत भी की है और प्रदेश में महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, क्रैच सुविधाएं, महिला पुलिस थाने और कई अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि महिलाओं का समग्र विकास हो सके और वो समाज में मजबूत भूमिका निभा सके। ये एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा कदम है महिला सशक्तिकरण के प्रति और जो ढांचा एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया, जहां पे महिला वर्ग आगे बढ़े, सशक्त हो, आर्थिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक ऐतिहासिक उन्होंने एक आह्वान किया कि किस तरीके से लिंग अनुपात को हमने ठीक करना है, समाज को ये बातें बोली, उसके तरफ ये योजनाएं बताई। तो ये एक उसी दिशा में एक कदम है। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर नायब सिंह जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने संकल्प पत्र में ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिस सबने किया था, उन्होंने किया था और उन्होंने आज ये एक बहुत पावन दिन पर, आज ना केवल नवरात्रों के बीच में है हम, आज पंडित दीनदयाल जी का भी आज जन्मदिन है। ये एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा कदम है
महिला सशक्तिकरण के प्रति और जो ढांचा एक माननीय प्रधान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं के लिए इस खास योजना की शुरुआत की है। आपको बता दें 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक के बाद एक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है। 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, जिसको लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक और कदम यहाँ पर उठाया गया है। तो सीएम सैनी ने योजना का शुभारंभ किया। 2100 रुपये इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने दिए जाएंगे। योजनाओं से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी। तो मासिक 2100 की सहायता यहाँ पर महिलाओं को दी जाएगी। इस योजना के तहत दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप से आवेदन भी आसान हो जाएगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ सीएम सैनी ने कर दिया है और जिस तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए जी, आज जो है पंचकुला के अंदर पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जो शुरुआत हुई है, 217 संकल्पों में से जो मुख्यमंत्री ने आज 42वां संकल्प पूरा करते हुए इस योजना की शुरुआत की है। और इसी के तहत अब 1 नवंबर से जो है 2100 रुपए महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएंगे और उसके लिए तैयारियां सरकार ने पहले कर ली है और आज से एक ऐप भी लॉन्च करी है। जिन महिलाओं ने अब तक हरियाणा के अंदर अभी तक आवेदन नहीं किया, उसके अंदर आवेदन कर सकती है और कई ऐसी योजनाएं जो है हरियाणा के अंदर लागू की गई है। तो साथ के साथ आपको बता दें कि इस समय जो है सुबह से ही हरियाणा के अंदर दीनदयाल उपाध्याय को जयंती को देखते हुए जो ऐप लॉन्च किया है, जो लाडो लक्ष्मी योजना की है, साथ साथ एक श्रमदान जो है सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के अंदर किया है और बहुत अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो बड़ी बातें कही है उसकी शुरुआत जो है 1 नवंबर से जो खाते में खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए जो और भी महिलाओं को कुछ अपने अपने जो काम कर रहे हैं उनको लेकर एक स्कीमें सरकार लागू करने जा रही है, उसको लेकर कई ऐसी बातें आज अपने संबोधन में कही है जिससे कि महिलाओं का उत्थान के लिए और खासकर जो प्रधानमंत्री द्वारा 33% आरक्षण जो है चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभाओं के अंदर लेकर उन सब की बातें आज बड़ी बातें हरियाणा के अंदर एक आयोजन में की गई है। जी विनोद, वहीं अगर बात की जाए, हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा में कई ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और आज भी अपने संबोधन में सीएम सैनी भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आने वाले समय में और अब तक कई ऐसी योजनाओं को लागू करने की जो मुहिम है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाए और महिलाओं को और ज्यादा सशक्त बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या अन्य देश राज्य के जो मुख्यमंत्री हो अपने अपने राज्यों के अंदर या देश के अंदर जिस तरह से महिलाओं के उत्थान को लेकर अलग अलग काम किए जा रहे हैं और उसी की शुरुआत जो हरियाणा के अंदर महिलाओं को चाहे वो गरीब स्तर की हो चाहे जो भी हो उनको 2100 रुपये जो है घर खर्च के लिए हो चाहे अपने खुद के लिए हो एक अपने उत्थान के लिए हो, कहीं ना कहीं महिलाएं अगर सशक्त होंगी तो शायद परिवार सशक्त होगा, परिवार सशक्त होगा तो जिला फिर देश फिर राज्य फिर देश। तो कहीं यही कारण है कि महिलाओं के उत्थान को लेकर हर राज्य हो चाहे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो उत्थान करने में लगे हो और इसकी शुरुआत हरियाणा के अंदर पहली शुरुआत हरियाणा के अंदर की गई है अन्य राज्यों की अपेक्षा। जी चलिए विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सीएम सैनी ने दीनदयाल योजना का शुभारंभ आज कर दिया है। महिलाओं को इसके चलते 2100 की सहायता यहाँ पर प्रतिमाह दी जाएगी। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप से आवेदन करना भी बेहद आसान होगा और 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। उधर नासिक और मालेगांव इलाके में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों प्याज उत्पादक किसान सड़कों पर उतर आए। वजह थी प्याज के लगातार गिरते दाम और सरकार की चुप्पी।
किसानों ने नासिक मुंबई नेशनल हाईवे को कई घंटों तक जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण फसल पहले ही खराब हो चुकी है, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। वहीं बाजार में प्याज के दाम 400 से 1200 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। इस वजह से किसान अपने खर्च भी निकालने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार नींद से जागो और प्याज का दाम दो जैसे नारे लगाकर अपनी मांगे उठाई। पुलिस ने मौके पर आकर किसानों को हाईवे से हटाया ताकि ट्रैफिक बहाल किया जा सके। किसानों की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द प्याज के दामों को उचित स्तर पर लेकर आए और उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करे। अब किसानों की मांग है कि सरकार तत्काल दखल दे और प्याज की कीमतों को समर्थन मूल्य के तहत लाकर किसानों को राहत दी जाए, वरना जब तक सही रेट नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष किसानों का जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर। जनता की आवाज सबसे पहले। सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर